हेलो एवरीवन। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ टेस्ट सीरीज के लेकर बात चल रही है। टेस्ट सीरीज लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे पॉलिटी से और ज्योग्राफी से। ओके। क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट है वे थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी भी है। क्वेश्चंस आपके 28 से 30 के समथिंग से क्वेश्चंस आएंगे। ओके। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं इस दो एरिया से वो ज्यादातर हो जाते हैं करेक्ट। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। ओके। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे ऐड कर देंगे। बट स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज की, क्वेश्चंस का लेवल जो होगा, क्वेश्चंस जो होंगे तो वो थोड़े कम होंगे। धीरे धीरे हम इनमें क्वेश्चंस को इंक्रीज करते जाएंगे। ओके। और फाइनल में आके लास्ट एक तरह से सेक्शनल और फुल टेस्ट ऐसा भी आप लोगों को करवाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए और उसका आंसर आपको करना है कि क्या उसका आंसर होगा। ठीक है। बाकी एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कौन बनेगा करोड़पति से? ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन कि ए लेजिस्लेचर इन इंडिया, इंडिया में एक कोई लेजिस्लेचर है लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसका मेंबर है। ओके। वोटेड इन द रिसेंट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। बट वाज इनएलिजिबल टू वोट इन द लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चंस यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं बट मैं आपको हिंदी में भी इसका बताना चलूंगा। ओके। वो बोल रहा है कि कोई लेजिस्लेचर है, उसने वॉइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वोट दिया है बट जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं उसमें वोट नहीं दिए, ऐसा ही बोल रहा है। तो ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसको लेकर मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट बोल रहा है कि ही इज ए मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, काउंसिल का मतलब सीधा सीधा है सभा, सॉरी परिषद, एक तरह से विधान परिषद है ये। और ये जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या है? असेंबली मीन सभा, ये है विधान सभा। तो वो बोल रहा है कि वो विधान परिषद का सदस्य है। ही इज ए मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस किसे बोलते हैं? लोकसभा। तो वो लोकसभा का सदस्य है। ही इज ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस राज्यसभा, राज्यसभा का नॉमिनेटेड है, विधानसभा का नॉमिनेटेड है और लोकसभा या फिर विधान परिषद का वो सदस्य है। बताइए। अच्छा, हम लोग जब पार्ट 5 पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करते हैं। ओके। तो अगर मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करूं तो कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि देखो, सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली ऑन जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। जो नॉमिनेटेड होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। अब इलेक्टेड मेंबर्स किस किस के? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर लाइक विधानसभा, और विधानसभा जो है यूटीज के अंदर देखा जाए तो दिल्ली और पौंडीचेरी, तो इसके इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। ये तो हो गए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने वाले लोग। सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, दोनों मेंबर्स वोट करते हैं। ठीक है। अब वो दोनों मेंबर्स किस किस हाउस के? लोकसभा के प्लस राज्यसभा के। इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है। ओके। विधान जो सॉरी वॉइस प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में। ठीक है। अब देखो, अब इसी से ही हम ऑप्शंस देखते हैं और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये रहा। देखो, ही इज ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यार देखो,
उसने बोला है कि लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो इलिजिबल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के में वोट दिया है, तो वाइस प्रेसिडेंट के में वोट कहाँ से दे देगा ये? यहीं से गलत हो गया, क्योंकि उसका तो कोई रोल ही नहीं होता, तो ये तो गलत है। सेकंड, मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, तो लोकसभा का मेंबर है वो तो दोनों में वोट करेगा, है, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि नॉमिनेटेड है इलेक्टेड है, उसने कहा कि लोकसभा का मेंबर है, तो वो तो वॉइस प्रेसिडेंट वाले में भी देगा और प्रेसिडेंट वाले में भी देगा, तो इनएलिजिबल कहां से हुआ? तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का नॉमिनेटेड, अब यार खुद देखो, विधानसभा ये, यार मतलब समझ रहे हो, वॉइस प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में स्टेट्स का रोल है क्या? नहीं। ऑप्शन बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी, और ये ही सही है। देखो, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर है, तो राज्यसभा का नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, वॉइस प्रेसिडेंट वाले में तो उसने वोट दिया है, बट वो इनएलिजिबल है क्योंकि वो नॉमिनेटेड है। अगर यहीं पर आ जाता कि इलेक्टेड मेंबर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दीजिए। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, ये कह रहा है, चलो देखो पहले ये देखते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द डिस्क्रिशनरी पावर, ओके, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डिस्क्रिशनरी पावर, लाइक कि वो अपने खुद से डिसीजन लेते हैं, कोई पावर है जैसे उन्होंने, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस नहीं ली। मेनली होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उन्हीं की एड एंड एडवाइस पर लेंगे। बट यहाँ पर पूछा है कि उन्होंने उसकी एड एंड एडवाइस नहीं ली, कोई उनकी एडवाइस नहीं ली है। ऐसे कौन कौन से काम है जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं? अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, अच्छा, स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन, कनेक्ट करो उससे, आ सकता है भाई ये, कहां से? मणिपुर, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो गया, किसमें प्रेसिडेंट रूल? आर्टिकल 356 में। ओके, प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल के ऊपर मणिपुर के अंदर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, आप लोग एक बार देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है, तो चर्चा में भी है, आ भी सकता है क्वेश्चन, और पहले आया भी हुआ है। ओके, एज ए कंपेरिजन, कंपेरिजन करके क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट रूल और जो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, उसको लेकर, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है माइनर लेवल पर। सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। ये कह रहा है कि कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, लाइक जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, पीएम अपॉइंट करेंगे खुद की डिस्क्रिप्शन पर, ऐसा बोल रहा है। अब सोचो, फिर से कनेक्ट करो मणिपुर से। मणिपुर में क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी जो सीएम थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो दूसरा कोई सीएम बनने के लिए, लाइक जो वहां के गवर्नर थे वो कर सकते थे बिल्कुल, बट कोई भी पार्टी वहां पर मेजोरिटी में भी नहीं थी और कोई अपना मेंबर बनाना भी नहीं चाहता था, कोई अपनी पार्टी का सीएम, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, क्योंकि उन्हें बनने के बाद मेजोरिटी भी तो प्रूव करनी थी अपनी, ठीक है। थर्ड है आस्किंग द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर दियर डिसीजन एट द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है कि देखो, पार्लियामेंट में कोई बिल लाइक लेकर आए, ठीक है, अब वो फाइनल एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट जी के पास गया, राष्ट्रपति जी के पास गया, तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया कि नहीं, उन्होंने रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया। जैसे मान चलो यहाँ से ये बिल यहाँ गया प्रेसिडेंट जी के पास, प्रेसिडेंट ने उसे कुछ नहीं देखा, सीधा बोल दिया कि नहीं, पढ़ पढ़ोगे कि दोबारा इसे रिकंसिडर करो, दोबारा इसे चेक करो, तो वो चीजें फर्स्ट इंस्टेंस पर रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया। फोर्थ है डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का विलय हो गया, डिजोल्यूशन हो गया, विघटन हो गया। इफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट मेजोरिटी इन द लोकसभा, उन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी भाई लोकसभा के अंदर, ठीक है, अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई। आपने देखा होगा ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं, किस आर्टिकल में है पता है आपको? नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है। फर्स्ट क्या डिस्क्रिशनरी पावर है? तो नहीं,
क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर होगा। ओके, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। अब भाई देखो, जब मेजोरिटी ही नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से रहेगी? ये भी देखो, मेजोरिटी होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी ना। ठीक है, मान चलो मेरी मेजोरिटी थी, मुझे पीएम बना दिया, तो जब पीएम बना तो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी तो बनेगी। अच्छा, पीएम ही नहीं है तो उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ है? तो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को अपने डिस्क्रिप्शन पर, कि वो किसी एक बंदे को पीएम घोषित कर देंगे और उससे बोल देंगे कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करके दिखाओ। तो ये सही है, अपने डिस्क्रिप्शन पर करेंगे। थर्ड, आस्किंग द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर दियर डिसीजन एट द फर्स्ट इंस्टेंस। बताओ भाई, कि यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स से कहना कि रिकंसिडर करें अपने डिसीजन को एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो ये तो सही है। अब सोचो इसमें, अब मान के चलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाइक लोकसभा के अंदर उन्होंने कोई बिल पास किया, तो क्या वो खुद प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इसे रिकंसिडर करने के लिए भेज दो? आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हूं, मेरे सामने कोई प्रेसिडेंट है, मैंने उनके पास भेजा कि ये लो बिल, हमने पास करके भेज दिया। क्या मैं खुद उनसे बोलूंगा कि नहीं इसे रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज दो, दोबारा भेज दो? मैं तो चाहता हूं ना कि पहले ही बार में, एक ही बार में पूरा पूरा सिग्नेचर कर दें राष्ट्रपति जी और बिल बन जाए, सॉरी एक्ट बन जाए, काम खत्म। मैं क्यों दोबारा दोबारा उस पर मेहनत कर पाऊंगा? तो ये तो प्रेसिडेंट जी की डिस्क्रिप्शनरी पावर होगी ना, उन्होंने खुद से अपने खुद से विवेक से भेजा है। तो ये ठीक है। नेक्स्ट, डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का डिजोल्यूशन हो गया, विघटन हो गया, इफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट मेजोरिटी इन द लोकसभा। बताओ। हम्म अगर मेजोरिटी, तो ये क्या है, सही है गलत है? इस पर बताओ आप, बताओ बताओ कि क्या होगा, क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा? तो ये सही है। अच्छा, क्यों सही है? देखो, डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा ये कह रहा है कि देखो, जनरली होता क्या है कि जो लोकसभा का डिसोल्यूशन है, ठीक है, वो होगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर। ठीक है, बट एक और सिचुएशन इसमें दी हुई है, इफ, यदि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट मेजोरिटी। भाई यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इन्हीं की ही मेजोरिटी यहां पर नहीं है, तो यहां पर एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से वो काम करना शुरू कर देंगे। ओके, अपने विवेक से करेंगे। जनरली ये ऐसा होता है कि डिसोल्यूशन जो लोकसभा का होगा वो एड एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ओके, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ओनली 3 इसकी सही है। ओके, तो यहीं से कई सारी चीजें भी यहाँ से, मतलब खुद से वो एनालिटिकल एनालिटिकल पार्ट भी है और वैसा भी है, थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है प्रेसिडेंट रूल को लेकर। ओके, तो ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट वन क्या बोल रही है? स्टेटमेंट वन कह रही है कि इफ ए मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद एनी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, ही और सी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजेक्ट। ये बोल रहा है कि कोई मिनिस्टर है, अगर वो एग्री नहीं है कैबिनेट के डिसीजन से, मान चलो कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया कि हमें ये चीज करनी है, और कोई मिनिस्टर है उसी पार्टी का, वो क्या है कि वो एग्री नहीं कर रहा कि नहीं यार ये मुझे ठीक नहीं लग रही, तो वो या तो एक्सेप्ट कर सकता है कैबिनेट के डिसीजन को, या फिर अपना रिजाइन दे दे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, ये सही भी है। सेकंड स्टेटमेंट है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट। देखो, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है सामूहिक जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ओके, और ये बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की मजबूती के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं है, आंसर में दिया हुआ है कि क्या जो सेकंड है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही। अब देखो, दोनों तो सही है, अब ए या बी में से कोई एक आंसर होगा। देखो, ऑप्शन होगा ए, ये इसको क्या कर रही है,
एक्सप्लेन भी कर रही है। कैसे? देखो, हम लोग जब इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड पढ़ते हैं, जब आर्टिकल 75 के अंदर सिंक एंड स्विम टूगेदर, डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, तैरेंगे तो साथ तैरेंगे। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि मान चलो ये पार्टी है, और ये पार्टी है कोई, उसके अपने मिनिस्टर्स वगैरह हैं, तो इन्होंने एज ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इस पार्टी के मेंबर्स ने जो डिसीजन लिया, लाइक ये पूरी पार्टी का डिसीजन है, तो उसका कोई एक मिनिस्टर है तो डिसएग्री करता है, तो या तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा कि तुम निकलो यहां से, क्योंकि हमने जो बोला है वो आप करोगे। ठीक है। ओके। तो ये चीज है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, एक्सप्लेन भी करेगा। ओके। और ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि वो रिजाइन या तो एक्सेप्ट करेगा डिसीजन को, या फिर रिजाइन करेगा। हो सकता है वो ये बोल दे कि उसे एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। ठीक है। वो एक तरह से थोड़ा क्या लास्ट स्टेटमेंट दे देगा कि नहीं, उस वो एक्सेप्ट ही करेगा या फिर वो रिजाइन ही करेगा। ओके। तो कोई एक चीज दे देगा तो नहीं, वो एक चीज गलत होगी। दोनों चीजें कोई एक चीज कर सकता है उनमें से। ठीक है। या तो डिसीजन को एक्सेप्ट करेगा या फिर अपना रिजाइन करेगा। डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया तो रिजाइन क्यों करे, और रिजाइन कर दिया तो एक्सेप्ट क्यों करे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब पीएम को लेकर कुछ स्टेटमेंट है। इलेक्शन भी हुआ है लास्ट ईयर, तो पीएम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। ठीक है। तीसरी बार, थर्ड टाइम। समझ गए? तो भाई हो सकता है कुछ आ जाए। देखो क्या बोल रहा है, ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, ओके, बिफोर प्रूविंग हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा। ठीक है। ये बोल रहा है कि एक पर्सन जो है अपॉइंट हो सकता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है। बिफोर प्रूविंग हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा, भले ही उन्होंने अपनी मेजोरिटी अभी प्रूव नहीं की है। मान के चलो कोई मेंबर है, जैसे मान चलो कोई पीएम है, वो मेजोरिटी में फेल हो गई। ठीक है। तो राष्ट्रपति जी ने क्या किया कि उन्होंने किसी और मेंबर को पीएम बना दिया। अब पीएम बना दिया, उन्होंने अपनी मेजोरिटी प्रूव थोड़ी की अभी, प्रूव करेंगे, उन्हें टाइम पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, प्रूव करने के लिए। तो यही चीज बोल रहा है कि ये पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बिफोर प्रूविंग हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा। बिना मेजोरिटी प्रूव किए भी किसी इंसान को प्रेसिडेंट बनाया जा पीएम बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। सेकंड, हिज टेन्योर इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या जो पीएम है उनका टेन्योर फिक्स किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू? तो नहीं। क्यों ऐसा आप बोल रहे हो? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स नहीं है। वो अपना ऑफिस कब तक ज्वाइन करते हैं, लाइक कब तक होल्ड करते हैं? प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। जो भी मिनिस्टर्स हैं, ऑल मिनिस्टर्स, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। ओके। मैं कह रहा हूं कि जो भी मिनिस्टर्स हैं, लाइक लोकसभा के हैं, लोकसभा मिनिस्टर्स, उनका जो टाइम पीरियड है वो मिनिस्ट्री का टाइम पीरियड नहीं है। कभी आप ये सोचो कि यार उनका मिनिस्टर होने पर 5 साल का टाइम पीरियड नहीं। उनका जो टाइम पीरियड है लोकसभा का सदस्य होने का टाइम पीरियड है वो, कि वो लोकसभा के सदस्य हैं, इस वजह से वो 5 साल तक रहेंगे। और जैसे ही लोकसभा की मेंबरशिप उनकी गई तो उनका मंत्री पद भी चला गया। ये बात आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, स्टेटमेंट, पीवाई को आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है। उसमें बोला गया था कि कोई मिनिस्टर जो है, अगर उनकी लोकसभा की मेंबरशिप चली जाती है तो उनका जो मंत्री पद है वो भी चला जाएगा। समझ गए? तो बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि वो जो अपने पोस्ट होल्ड किए हुए हैं ना, लाइक 5 साल तक वो मंत्री पद पर रहेंगे, तो वो लोकसभा के सदस्य होने पर है, मंत्री बनने पर नहीं है। समझे? क्योंकि लोकसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो वो मंत्री नहीं है बट वो लोकसभा के मेंबर है, तो उनका भी तो टेन्योर 5 साल का ही है। वो भी तो सोचो। तो ये हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया आपकी गलत। थर्ड, द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर
अमाउंट्स टू ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर मान के चलो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऑटोमेटिक अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व हो गया। तो बात तो सही है। कैसे सही है? यार आप खुद देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हेड ही चले गए तो भाई फिर, और वो जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर जो अपॉइंट कराए वो किसने कराए? किसकी रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। और जो मैन उनका हेड ही चला गया, तो वो बाकी के लोग क्या करेंगे? डिसॉल्व हो गए काउंसिल मिनिस्टर। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो ओनली 1 और 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कैबिनेट कमेटी। ओके, कैबिनेट कमेटी जो है, जो कैबिनेट समितियां हैं, उनको लेकर। अच्छा देखो, कैबिनेट कमेटीज को लेकर मैंने आपको पहले जब PT 365 हम लोग कर रहे थे, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कैबिनेट कमेटीज क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से। तो आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? वो बोल रहे हैं कि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओ अच्छा, संवैधानिक बॉडी है। ठीक है। एस्टेब्लाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ओहो, प्रेसिडेंट के थ्रू। देखो, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ठीक है। ओके। एस्टेब्लाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्रेसिडेंट इन्हें बनाते? नहीं। PM, नॉट प्रेसिडेंट। ठीक है। तो भाई ऐसे स्टेटमेंट बड़े आराम से आ सकती है भाई, कुछ भी आ सकता है। वो कहेगा कि स्टार्टिंग में दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहां तक आपने देखा सही है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। बट लास्ट में दे देगा एस्टेब्लाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो चीज आपको याद रखनी है भाई। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ओके, कैन नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ सच कमेटी। देखो यार, एक हम लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी का सीधा मतलब क्या हुआ? या कैबिनेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, वही इसका पार्ट होंगे। माइंड में तो यही आएगा सीधा सीधा, और जनरली आता भी है। और ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रही है कि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो इसका पार्ट नहीं होंगे। बट जनरली क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इसके पार्ट होते हैं। परंतु नॉन कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनको रोका नहीं गया है। ओके। उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इसके पार्ट नहीं बन सकते। वो चाहे तो इस कैबिनेट कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई कि वो इसके मेंबर नहीं बन सकते। बन सकते हैं भाई, और ये मैंने बताया भी था कि बन सकते हैं खूब। थर्ड है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं क्या पार्लियामेंट अफेयर कमेटी को? नहीं। कौन करेगा? डिफेंस मिनिस्टर। तो कोई भी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन खत्म हो गए, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। ओके। तो ज्योग्राफी क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, इक्वेटर रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट। ओके। ये कह रहा है कि जो इक्वेटर है, लाइक अगर मैं, ये हमारी अर्थ है तो ये हमारी इक्वेटर है। तो इसका बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेटर है, यहाँ पर जो ओशन वाटर, लाइक अगर आप बात करो यहाँ पैसिफिक ओशियंस की ले लो, या अटलांटिक ओशियन ले लो, या यहाँ हिंद ओशियन ले लो। ठीक है। तो ये ओशियंस वाला जो एरिया यहाँ पर क्या है, जो ओशन वाटर है, तो ये इक्वेटर है वो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ओशन वाटर का, ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। ये तो हमें पता है कि ये जो सन है, इसकी डायरेक्ट सनलाइट ऐसे पड़ रही है। समझ गए? बट हम्म अब देखो, बट यहाँ पर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो जब सनलाइट पड़ रही है तो एवेपोरेशन भी होगा। ऐसे एवेपोरेशन होगा तो बादल भी बनेंगे, बारिश भी होगी। समझ गए?
तो हाईएस्ट टेम्परेचर नॉट इक्वेटर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इक्वेटर से ऊपर जब हम जाएंगे ना, ठीक है, वहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर इक्वेटर से ऊपर, समझिए, नॉट इक्वेटर, इक्वेटर पर नहीं होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गई। सेकंड, द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशियन लीड टू अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। ओके, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो विंड चल रही है, मान चलो ये ओशियन मैंने बना दिया इस तरीके से, ये ओशियन है और यहाँ ये कोई लैंड हो गई, ये ओशन टच है इससे। तो ये बोल रहा है कि जो विंड चल रही है, विंड यहाँ से ऐसे चल रही है ओशन की तरफ, ठीक है, तो लीड टू अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। अच्छा देखो, मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि जब हम इक्वेटर वाला पोर्शन जो होता है हमारा, तो वहां पर हमारी विंड चलती है ईस्टर्ली ऐसे। तो ईस्टर्ली विंड जो चलती है तो वो पानी को, इधर साइड का पानी है वो ऐसे बहा के ले जाती है। तो अगर मान चलो ये पूरा पूरा ओशियन है, तो ओशियन का ये वाला पार्ट क्या है, ईस्ट, और ये वाला वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट ले जाएंगे। और वहीं कॉन्टिनेंट का ये वेस्ट पार्ट है और ये ईस्ट, तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट ईस्ट ले जाएंगे। अब सोचो कि यार मान चलो यहाँ जो पानी है, यहाँ ये लैंड से कनेक्ट है, तो जब ये लैंड से कनेक्ट है तो ये गर्म है, तो इस पानी को क्या करेंगे ये लोग, ये जो विंड है, ठीक है, जो लैंड से चल रही है, जमीन से चल रही है, ये क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे इस पानी को ऐसे। अब जब पानी को ले गई, अब विंड चल रही है अपने साथ पानी को लेकर जा रही है, तो ये जो गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से जो नीचे का जो ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, वो क्या करेगा, वो ऊपर आ जाएगा, जिसे बोलते हैं अपवेलिंग। तो ये तो सही है, क्योंकि जो विंड चल रही है ब्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशन लीड टू अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। तो बिल्कुल सही है ये, कि कोल्ड वाटर जो नीचे का ठंडा पानी है उसे ऊपर ले आएंगी, क्योंकि जो ऊपर का जो गर्म पानी था उसे तो विंड अपने साथ बहा कर ले गई। समझ गए, तो ये दो सही है। थर्ड स्टेटमेंट, गल्फ स्ट्रीम लोअर्स द टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये अब देखो यार, यार आपने क्या पढ़ा हुआ, आपने जो ये स्ट्रीम वगैरह है, ठीक है, जो ये धाराएं चल रही हैं, ठंडी धाराएं, गर्म जल धाराएं, ओके, ये पढ़ा होगा। तो गल्फ स्ट्रीम, यार आप खुद सोचो, गल्फ स्ट्रीम गर्म है यार, ये ठंडी थोड़ी है, और किस ओशन में चल रही है, आप खुद सोचो। हम्म, अटलांटिक ओशियन में गल्फ स्ट्रीम। अब जब ये गर्म है तो यार कहाँ से ये लोअर कर देगी टेम्परेचर को, टेम्परेचर को बढ़ा देगी ना। हम्म, तो गलत हो गया, गलत है, तीसरा भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। तो ओनली बी, ये दो स्टेटमेंट जो है सेकंड वाली वो सही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। समझ गए, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सेकंड वाली है, ये ये ना आपको एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है, ठीक है, बट उसने कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि यार कॉन्टिनेंट, अगर मान के चलो मैं आपको एक सीधा सा, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ इसे। देखो, ठीक है, ये बोल रहा है कि मैंने आपको, ये मैंने बना दिया आपका ओशियन, ठीक है, ये रहा, ये ओशियन है, ऐसे मान लिया ओशियन, ठीक है, ये ओशियन है, और इसके दोनों साइड ये रही जमीन, ये मैंने टच करा दी जमीन। ओके, अब मान के चलो ये चली विंड। अब देखो ये जो कॉन्टिनेंट है, ये मैंने बना दिया कॉन्टिनेंट, ये था कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, और ये है हमारा ओशियन, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कॉन्टिनेंट है, ये वाला पार्ट तो कॉन्टिनेंट का ईस्ट हो गया, और ये जो पार्ट है इसका ये वेस्ट हो गया, ठीक है। सेम ऐसे कॉन्टिनेंट का ये वाला पार्ट जो है ये तो ईस्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया, कॉन्टिनेंट का है ये। बट ओशियन का देखो, ओशियन का जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है ओशियन का, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट ईस्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा, ये वेस्ट है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो ठंडा होगा जब विंड चलेगी ईस्टर्ली विंड, और जो वेस्ट वाला पार्ट होगा कॉन्टिनेंट का वो गर्म होगा। बताओ भाई,
तो कॉन्टिनेंट का तो वेस्ट वाला पार्ट है वो ठंडा होगा ना जब विंड चलेगी। अब विंड यहाँ से ऐसे चल रही है, देखो ये विंड चल रही है। अब जब विंड चल रही है तो यहाँ अगर जमीन से कनेक्टेड पानी जो होगा, देखो कॉन्टिनेंट जो है वो गर्म है, तो इसके जो टच में वाटर होगा वो गर्म होगा। तो ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया, ये क्या होगा, ये हॉट वाटर का होगा। ठीक है, तो इस वाटर को, जो हॉट वाटर, इसे अपने साथ ले जाएगी ऐसे बहा के। अब जब अपने साथ ऐसे बहा के ले जाएगी तो उसे कहाँ इकट्ठा कर देगी, ये इस जगह पर इकट्ठा कर देगी। तो यहाँ का जो पानी, जो गर्म पानी था वो बहाकर दूसरी साइड में चला गया, तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो आ गया ना, अपवेलिंग हो गई, तो ठंडा पानी आ गया। तो इसी चीज को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्टिनेंट के कौन से टाइप में, और कभी ओशियन के में। तो ओशियन का ईस्ट वाला पार्ट है और कॉन्टिनेंट का वेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा था मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट primarily by the absorption of outgoing terrestrial radiation। ओके, ठीक है। तो जो आउटगोइंग रेडिएशन है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूट करती है भाई, ग्रीन हाउस गैसेज में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, सोलर रेडिएशन जो आ रही हैं, उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, उनको तो वो आने देता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, बट ओपेक्यू टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बट जब वो हमारी धरती से टकराकर जब वापस जाती हैं तो उन्हें वो रोक लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ही सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है सीधी सीधी क्या है, एनसीईआरटी से उठाई गई है, समझिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को। तो आपका ए ऑप्शन होगा। बट कैसे होगा देखो, हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी का, आई थिंक 2023 में, आई थिंक 2023 में ही पूछा गया था। ठीक है, तो 2023 में क्वेश्चन पूछा था और फिर उसके बाद सीएपीएफ में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और यूपीपीसीएस वाले में भी पूछा गया था। ये बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छा मैं यहाँ से एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये रहा एक डायग्राम, तो यहाँ से देखो हम लोग समझते हैं, ये हमारा सूर्य है, सन है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी, मैंने ऐसी बना दी, ये हमारी पृथ्वी है। ओके, ये अर्थ है। यहाँ से ऐसे इसकी रेज आ रही है सन की, और ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये ऐसे हमारा एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, और इसमें हमारे नीचे नीचे गैसेज भी हैं, CO2 है, वाटर वेपर्स है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेज है। ठीक है, ये आ गई, ये करण, ये यहाँ पृथ्वी पर आई, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, इन्हें बोल रहे हैं शॉर्ट वेव। ठीक है, बट अब यहाँ तक तो आ गई। अब जब पृथ्वी पूरी ऊर्जा को तो ग्रहण नहीं करती ना, कुछ अपने निकालती हुई पृथ्वी गर्म हो गई। अब गर्म हो गई तो हीट जो निकली ये रही। अब ये ऐसे ही चलते चलते ये वापस जाना स्टार्ट कर रही है। बट ये क्या स्टार्ट, जब यहां से जाना स्टार्ट किया, इसे बोल रहे हैं हम लॉन्ग लॉन्ग वेव्स। तो क्या ये वापस चली जाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गैसेज हैं लाइक CO2 और भी गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हो गया, ठीक है, वो क्या करती है, वो इसे रोक लेती है, यहाँ से आगे ही नहीं जाने देती, इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो पृथ्वी थी हमारी, उसने जब अपनी हीट वापस भेज दी तो वो ठंडी होनी चाहिए थी, बट इन्होंने यहीं पर इस हीट को रोक लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो पृथ्वी जो ठंडी होनी चाहिए थी वो गर्म की गर्म हो गई, और ज्यादा गर्म हुई। समझ गए, तो यही इसी चीज को लेकर क्वेश्चन आया हुआ था कि जो शॉर्ट वेव है और लॉन्ग वेव है। ओके, वहां पर वहां पर जो बोला है स्टेटमेंट में, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये रही इनकमिंग, और ये आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, ये आउटगोइंग है। तो वो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव के कॉन्टेक्स्ट में उसने क्वेश्चन पूछा था।
कि शॉर्ट वेव जो है उसको रोक लेता है और लॉन्ग वेव जो है उनको जाने देता है। समझ गए? तो अब तो आपको समझ गया ना कि शॉर्ट वेव को आने देते हैं और लॉन्ग वेव को जाने देते हैं। मैं आपको इसी चीज में एक और चीज और बताऊंगा, आगे मैंने क्वेश्चन डाला है वाटर वेपर्स का, उसका कंपेरिजन करके देखना आप CO2 से। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला था। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को तो आने देता है, और ओपेक क्या होता है जो रोक लेता है वो आउटगोइंग को। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्या बोल रहा है कि ए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कैन मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एन एल नीनो इवेंट ऑन द मानसून। तो भाई मानसून के पीरियड में जो हमारा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो वो मिटिगेट कर देता है एडवर्स इफेक्ट को, एल नीनो को। तो लाइक देखो, मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ कि एल नीनो ला नीनो हम लोग पढ़ते हैं। तो लानिना जो होता है उसका तो हमारे लिए फायदा है ना, कि वो मानसून लेकर आता है, बारिश लेकर आता है। बट अल नीनो जो है वो क्या करता है, वो एडवर्स इफेक्ट डालता है हमारे हमारे ऊपर। कैसे? वो सूखे जैसे कंडीशंस क्रिएट कर देता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि भाई एडवर्स इफेक्ट ऑफ एन एल नीनो इवेंट ऑन द मानसून, ठीक है, मिटिगेट करता है उसको। कैसे करेगा वो मैं आपको अभी डायग्राम से समझाऊंगा। स्टेटमेंट सेकंड है कि ए पॉजिटिव आयोडी leads to warmer sea surface temperature in the western Indian Ocean and cooler temperature in the eastern Indian Ocean। तो बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव आयोडी है, हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की। तो पॉजिटिव देखो, मैं सीधी सी बता रहा हूँ, ट्रिक के हिसाब से समझो। अगर पॉजिटिव है तो उसका हमारे लिए फायदा है, इंडिया के लिए फायदा है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो बारिश वगैरह की कंडीशन हमारे यहाँ होंगी। नेगेटिव है तो उसका नुकसान है। और पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा वो मैं सिचुएशन आपको बताऊंगा कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है वो। हम डायग्राम समझते हैं। ये रहा डायग्राम। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम से। देखो, हम लोग बात करते हैं, ये रहा हमारा ओशियन। ठीक है, ये हमारा, ये एक तरह से मैंने ऐसे बना दिया है, ये होल्ड करके, ये हमारा ओशियन है। ओके, ये इधर क्या है, ये अफ्रीका वाला सिस्टम है, और ये इंडोनेशिया तक हमारा इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन है। ओके, और यहाँ ऐसे हमारा इंडिया है। ओके, ठीक है। ओके, तो इंडिया हमारा, वैसे तो मैं अगर बात करूँ तो ये यहाँ जाएगा इंडिया हमारा, बिल्कुल। तो इंडियन ओशन में ही हमारा इंडिया, तो बिल्कुल ठीक है, लास्ट वाला पोर्शन। अब देखो, ये कह रहा है कि अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ कि हाई प्रेशर हम लोग देखते हैं, लो प्रेशर। विंड का मूवमेंट कहाँ से होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगे। लो प्रेशर अगर है तो विंड क्या करेगी, विंड ऊपर उठेगी। और जब विंड ऊपर उठेगी तो दोनों डायरेक्शन में चलेगी, इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी। अब सोचो, अब यहाँ पॉजिटिव आईओडी है। अब पॉजिटिव आईओडी है तो इसका मतलब है लो प्रेशर। अब लो प्रेशर हुआ तो क्या हुआ, ये ऊपर उठी, और ये जब इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी। अब जब इधर चल रही है ऐसे, अब देखो यहाँ जब चल रही है, यहाँ लो प्रेशर है तो ऊपर आसमान में जाके वो हाई प्रेशर होगा ना। और यहाँ अगर यहाँ पर माउंटेन्स वगैरह है, यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, तो उनसे टकराएगी तो बारिश करेगी ना यहाँ। तो उसका फायदा हुआ हमारे लिए। और यहाँ होगा इसका लो, वो हाई प्रेशर, यहाँ आके ऐसे ऐसे गिर जाएगी, यहाँ हाई प्रेशर हो गया। सेम, अब यहाँ मैं मान के चलता हूँ यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ हाई प्रेशर है। अब जब हाई प्रेशर है तो बताओ भाई, अब यहाँ जो ये लो प्रेशर था, यहाँ से विंड उठी ऐसे, ऐसे भी जाएगी ऐसे भी जाएगी, यहाँ से क्या वो कर पाएगा ऐसा कुछ सिस्टम? नहीं। क्योंकि आपने खुद सोचो यार, पानी कहाँ से आ गया, अब खुद सोचो। अब सेम वही चीज अब यहाँ पर होगी। देखो, उसने बोला है कि क्या चीज है, ये देखो, पॉजिटिव आईओडी लीड्स टू वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर इन द वेस्टर्न, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव का मतलब यहाँ लो प्रेशर, तो यहाँ गर्म होगा पानी, यहाँ ठंडा होगा। ओके, कूलर टेम्परेचर इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन।
और ये कर देता है जो पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव ये कैसे मिटिगेट करेगा, अब यहाँ से अगर मान के चलो ये अल नीनो जैसी कंडीशन है, तो अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो की विंड जो है अगर इधर चल रही है और ये पॉजिटिव है, तो इन जो अल नीनो वाली है जो यहाँ हमारे इंडिया में सूखा करवा सकती थी, उनको रोक दिया ना, यहाँ यहाँ काउंटर कर दिया ना, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दी इनको। समझे? तो ये था इसका सिस्टम। आगे मैं आप लोगों को अल नीनो ला नीनो का कंसेप्ट भी बताऊंगा, जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओके, अभी आप यहीं तक थोड़ा लिमिट रखो, फिर आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे हुआ क्यों हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाटर वेपर इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के लिए क्रूशियल कंपोनेंट है दैट, क्योंकि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद एल्टीट्यूड। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। क्या ये सच है? नहीं। अब यार खुद सोचो, जहां वाटर होगा वहां पानी होगा। अब वाटर वेपर कहाँ बन रही है? यहाँ इक्वेटर पर बन रही है, तो इक्वेटर पर ज्यादा होगा ना। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो नॉट इंक्रीज, इट्स डिक्रीज कंसंट्रेशन विद एल्टीट्यूड। समझ गए? ऊंचाई पर बढ़ने पर इसका जो कंसंट्रेशन है, मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। ओके ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज मोस्ट अबंडेंट इन पोलर एरियाज। ओहो, ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड एवपोरेशन रेट। नहीं भाई, अब खुद देखो यार, मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ प्रेजेंट होगा भाई ये? यार इक्वेटर पर होगा। अब मैंने अभी पहले स्टेटमेंट बनाई, तो उसी से आप अंदाजा लगा लो कि जब इक्वेटर पर ज्यादा वहां पर बारिश हो रही है, वहां पर पानी ज्यादा है, वहां पर एवपोरेशन हो रहा है, तो वाटर वेपर भी तो वहीं पर ज्यादा बनेगा, सनलाइट वहां पर ज्यादा आ रही है, तो मोस्ट अबंडेंट नहीं होगा। समझ गए? ये कर रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट, एक्ट्स एज ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस होती है हेल्पिंग टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, मैं बताऊंगा कैसे। हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वेदर पैटर्न और एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी। गलत है। ये जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मना कर रहा है ना, ये गलत है। इम्पैक्ट पड़ता है वेदर पैटर्न पर और एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी पर, ये एटमोस्फेयर को स्टेबल बनाता है। इसके बारे में एक चीज कही जाती है, ये ब्लैंकेट है। ना तो ये ज्यादा नाइदर हॉट नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। ये अर्थ को ना तो ज्यादा गर्म होने देता है और ना ज्यादा ठंडा होने देता है, तो एज ए ब्लैंकेट ये काम करता है। अब मैंने आपको बोला था कि यार मैं आपको वाटर वेपर्स में एक चीज और बताऊंगा। ये देखो, मैं बोल रहा हूँ ये जो वाटर वेपर्स है ना, ये जो देखो, यही सेम सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, ये सन है, यहाँ से ऐसे आ रही है ये रेडिएशन, और यहाँ अगर पड़ती है तो यहाँ से ऐसे ये निकल के जा रही है। तो ये जो गैसेज है इन्होंने, ये तो यहाँ तक पहुंच गई और उसने रोक लिया। अब मैं वाटर वेपर की बात कर लेता हूँ। तो वाटर वेपर क्या करेंगे, ये वाटर वेपर जो है ये इनकमिंग प्लस आउटगोइंग दोनों को पार्शियली क्या करेगा, ट्रैप करेगा, रोकेगा। पार्शियली स्टॉप करेगा, ट्रैप करेगा। ये जो आ रही है ना, इसको भी यहां रोकेगा ये थोड़ी थोड़ी सी, और ये जा रही है, ठीक है, इनको भी रोकेगा। समझ गए? कंपैरिजन देखो, जो CO2 थी वो बिल्कुल आने दे रही थी, ट्रांसपेरेंट थी इनकमिंग वालों के लिए, बट वाटर वेपर जो है वो इनकमिंग वालों के लिए भी थोड़ा सा रोक रहा है और आउटगोइंग वालों को भी रोक रहा है, दोनों को रोक रहा है। समझ गए? ये देखो क्या बोल रहा है ये, कि एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैस हेल्पिंग टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, ओनली वन स्टेटमेंट इसका सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ देखो, ये है दो टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक हो गई और ये दो हो गई, ये ऐसे मूव टुवर्ड ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फीचर कैन यूजली फॉलो। अगर ये दोनों ऐसे मूव कर रही हैं तो कौन सा एक फीचर है जो बनेगा? मिड ओशनिक रिज बनेंगी, रिफ्ट वैली बनेंगी,
या आइलैंड आर्क बनेगा या फिर ट्रांसफर फाल्ट। ट्रांसफर फाल्ट को तो छोड़ ही दो, ये तो अलग ही फीचर है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं जब ये कन्वर्जेंट बाउंड्री और ये डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब खुद सोचो यार, मिड ओशनिक रिज है, रिज एक तरह से ये गड्ढा टाइप, ये कब बनेगी? क्या ये तब बनेगी? नहीं भाई, ये क्या है जब डाइवर्जेंट बाउंड्री पर, तो ये तो होगा नहीं। रिफ्ट वैली भी तभी बनेगी डाइवर्जेंट पर, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? आइलैंड आर्क, ये बनेगा भाई। और आइलैंड आर्क का बनेगा, एक कॉन्टिनेंट प्लेट होगी और एक ओशन प्लेट होगी। ये ऐसे ऐसे इसमें नीचे चली जाएगी, क्योंकि ओशन प्लेट जो है वो भारी है और कॉन्टिनेंट प्लेट वो है वो थोड़ी हल्की है, क्योंकि इसमें बेसाल्टिक रॉक्स है ओशन वाले में। समझ गए? तो इसका आंसर होगा सी। तो क्वेश्चंस काफी, मतलब समझ रहे हो, थोड़े एनालिटिकल भी थे, थोड़े फैक्चुअल भी थे, तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में मजा भी आया होगा। ठीक है, कुछ नई चीजें भी थोड़ा पता चली होंगी आप लोगों को कि क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा हो सकती थी। ठीक है, ऐसे ही आगे और क्वेश्चंस मैं इंक्रीज करता रहूंगा, और ये हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई है तो लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ी चीज़ें पता चले एक्स्ट्रा। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।